Hello, welcome to Perfection IAS. Today we are going to see the daily news analysis of some of the important events which have taken place. तो आज का हमारा पहला नेशनल इशू है ड्रोन मीडिएटेड लाइवस्टॉक वैक्सीन डिलीवरी. ये बेसिकली लाइवस्टॉक has been in news due to a very debilitating disease which goes by the name of lumpy skin disease. ये एक डिजीज है जो अभी हम देख रहे हैं कि जनरली काउज में, नॉट इन ऑल मिल्च एनिमल्स, लेकिन जनरली काउज में ये बीमारी अभी फैल रही है, जिसके चलते देयर हैज बीन डेथ ऑफ लॉट ऑफ काउज. तो आप इस चीज को दिमाग में रखना बैकग्राउंड में, तो आपको पता चलेगा कि व्हाई इज लाइवस्टॉक वैक्सीनेशन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. ठीक है, तो अभी क्या हुआ है ना कि अरुणाचल प्रदेश, द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज स्टार्टेड समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज ड्रोन मीडिएटेड लाइवस्टॉक वैक्सीन डिलीवरी. देखिए, वैक्सीनेशन में बेसिकली जब हम किसी भी तरह के इशू की बात करते हैं ना, तो वहां पे दो इशू होता है. एक होता है एक्सेसिबिलिटी और दूसरा होता है अफोर्डेबिलिटी. ठीक है, तो मान के चलो आप अगर गवर्नमेंट इसमें इंक्लूडेड है तो अफोर्डेबिलिटी वाला एंगल तो सॉल्व हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट एक्सेसिबिलिटी? सो नॉर्थ ईस्ट इज ऑलरेडी अ वेरी आइसोलेटेड काइंड ऑफ एन एरिया, और यहाँ पे वैक्सीनेशन डिलीवरी इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. सो अभी क्या हो रहा है ना कि गवर्नमेंट ने क्या किया, दे हैव स्टार्टेड समथिंग बाय द नेम ऑफ ड्रोन मीडिएटेड लाइवस्टॉक वैक्सीन डिलीवरी. बेसिकली क्या होगा कि देयर विल बी अ ड्रोन, और इस ड्रोन में वी विल हैव वैक्सीन्स, और ये वैक्सीन जो है ये टारगेट एरिया में जाएंगे एंड दे आर गोइंग टू डिलीवर दिस. ठीक है, सिंपली आपको ये समझ में आ रहा होगा. अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हैज कंडक्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट, नॉट ओनली द इंडियाज फर्स्ट बट द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन डिलीवरी फॉर एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, तो जिस फर्म ने इसको किया था दैट गोज बाय द नेम ऑफ टेक ईगल स्टार्टअप, एंड द नेम ऑफ द ड्रोन इज वर्टी प्लेन X3. ओके, अब अरुणाचल प्रदेश के कौन से एरिया में, तो जो एरिया है उसका नाम है कैंगकोंग टू पैगलाम. तो जो एक स्पेसिफिक एरिया है जहां पे हमने ड्रोन के थ्रू वैक्सीन भिजवाया है वो है बेसिकली कैंगकोंग टू पालगाम इन द लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट. ओके, अब समथिंग अबाउट टेक ईगल. टेक ईगल जो है इट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड एशियाज फर्स्ट कोल्ड चेन वैक्सीन डिलीवरी बाय ड्रोन्स इन तेलंगाना with the World Economic Forum's Medicine from the Sky project. अगेन आप देखिए, यहाँ पे हमें एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिला. सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि विच स्टेट इन इंडिया इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट वैक्सीन डिलीवरी, आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. और दूसरा अगर क्वेश्चन आता है कि मेडिसिन फॉर द स्काई प्रोजेक्ट किसका है, आंसर विल बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. और ये प्रोजेक्ट इंडिया में कहाँ इंप्लीमेंट हुआ है, तो आंसर विल बी तेलंगाना. और किस इंस्टीट्यूशन, किस कंपनी ने इंप्लीमेंट किया है, तो टेक ईगल. ओके, लेट अस प्रोसीड. अब हम कुछ इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं. इंटरनेशनल न्यूज में नेपाल, अ वेरी इंपॉर्टेंट नेबर फॉर इंडिया. तो ये क्यों न्यूज में था? बिकॉज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार, ही हैज बीन इनवाइटेड एज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर फॉर फोर्थ कमिंग इलेक्शंस इन नेपाल. बेसिकली क्या होता है इसका मीनिंग आप यहां समझिए कि फॉर द इलेक्शंस टू बी फ्री एंड फेयर, और ये बेसिकली उन डेमोक्रेसीज में है विच आर आइदर बैड और पुअर डेमोक्रेसीज, और डेमोक्रेसीज इन ट्रांजिशन, और कंट्रीज विच वर अर्लियर रूल बाय ऑटोक्रेटिक रिजाइन बट नाउ दे हैव स्टार्टेड देयर मार्च टुवर्ड्स डेमोक्रेसी. अब वो डेमोक्रेसी चाह रही है, और पहले वहां पे ऑटोक्रेसी थी. तो वो लोग इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को इन्वाइट करते हैं ताकि इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर हो, क्योंकि ये माना जाता है कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर he will be transparent, he will be objective. ठीक है, इसीलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार हैज बीन इनवाइटेड. यहाँ पे कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर हम बात करें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, इंडिया में जो इलेक्शन कमीशन का इंस्टीट्यूशन है, दिस कंसिस्ट ऑफ वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू इलेक्शन कमिश्नर्स विच आर इन अ वे इक्वल इन पावर. और अगर आपसे यहां बात कर दी जाए कि इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव किया जाता है, तो लाइक द प्रोसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज. वेरी गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. चलिए अब आगे देखिए सम पॉइंट्स. नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो होता क्या है, इसमें एक बॉडी है दैट इज इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट. This has trained more than 2200 officers from 109 countries.
देखिए, दिस यू नीड टू अप्रिशिएट कि इंडिया के पास में सबसे लार्जेस्ट वोटर्स हैं, ऑब्वियसली ड्यू टू वेरी लार्ज पॉपुलेशन। और जब भी इंडिया में इलेक्शंस होता है, ये बाय फार सबसे लार्जेस्ट इलेक्शन कंडक्टिंग एक्सरसाइज है। सो इंडिया हैज डेवलप्ड एक्सपर्टीज, इंडिया ने एक्सपर्टीज डेवलप कर लिया है, और ये एक्सपर्टीज का यूज करते हुए वो बाकी नेशंस को ट्रेन करता है। तो बाहर के जो नेशंस है वो इंडिया में अपने अपने ऑफिशियल्स को भेजते हैं, ताकि वो इलेक्शन ड्यूटी में या हाउ टू कंडक्ट इलेक्शंस में अपने आप को ट्रेन कर सके। ठीक है, इसीलिए तो ये बॉडी का नाम आप याद रखना। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वो एक बॉडी को चेयर कर रहा है फ्रॉम 2019, और अभी जो है 2022 में वो एंड होने वाला है। और वो बॉडी का नाम है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। अगर आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है सियोल, साउथ कोरिया में। ठीक है, जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर दिस। चलिए, अगला न्यूज है 23rd एससीओ समिट 2023। ठीक है, तो इसको समझने से पहले कुछ बात कर लेते हैं एससीओ के बारे में। तो एससीओ स्टैंड्स फॉर शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब एक जो क्वेश्चन है बहुत बार स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी में पूछा जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मली कब स्टैब्लिश हुई थी। तो ये डेट आप लोग याद रखना, 15 जून 2010। ठीक है, इसके मेंबर कंट्रीज कौन से हैं? सो बेसिकली 8 नेशंस हैं जो कि मेंबर कंट्रीज हैं। सिंपली आप इनको याद रख सकते हो, इंडिया, पाकिस्तान, ओके, रशिया, चाइना, और उसके बाद 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। आपको पता है सेंट्रल एशिया में 5 नेशंस होते हैं, ठीक है, लेकिन यहां सिर्फ 4 ही है। तो आपको सिर्फ एक वो देश याद रखना है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज तुर्कमेनिस्तान। गेटिंग माई पॉइंट? तो बाकी आप यहां खुद कर लोगे, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह। ठीक है, अब तुर्कमेनिस्तान से एक और फैक्ट जो आपको यहां मिलता है, अब आप इसको इस तरीके से रिलेट करोगे। तुर्कमेनिस्तान अगर एससीओ में नहीं है, इसका मतलब है कि तुर्कमेनिस्तान इज अ काइंड ऑफ अ न्यूट्रल प्लेयर। और हमें पता है यूरोप में जो सबसे न्यूट्रल एंटिटी है दैट इज स्विट्जरलैंड। और शायद यही रीजन है कि मैक्सिमम ग्लोबल बॉडीज या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो जेनेवा में है। तो बहुत बार हम तुर्कमेनिस्तान को स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ क्या याद रखेंगे। सबसे पहले इंडिया जो है उसने लॉन्च किया है ऑफिशियल वेबसाइट एंड द थीम ऑफ एससीओ 2023। इससे एक और चीज हमें पता चलता है, इंडिया क्यों लॉन्च करेगा, और भी तो देश हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो 2023 एससीओ समिट की मेजबानी कर रहा है या चेयर है। उसका जो चेयर है वो इंडिया के पास है। और एससीओ का जो हेडक्वार्टर्स है ये हमें मिलता है बीजिंग में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हो जो कि न्यूज में आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका थीम को देखना। तो यहाँ पे इसकी जो थीम है ये है फॉर अ सिक्योर एससी। ठीक है, अब क्या है कि पीएम मोदी हैज फ्लोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योर, एंड यू नो कि आवर पीएम हैज अ हैबिट ऑफ गिविंग एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स बेसिकली स्मॉल एब्रीविएशंस होते हैं, जिनको अगर आप एक्सपैंड करोगे तो ईच लेटर के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना सिक्योर का, ये फ्लोट किया गया था 2018 के एससीओ समिट में। और क्योंकि अब इंडिया जो है वो इसको चेयर कर रहा है, तो इसीलिए इंडिया ने कहीं ना कहीं इस चीज को कैपिटलाइज किया है। यहाँ देखो आप, यहाँ पे हमने सिक्योर एक्रोनिम को एक्सपैंड भी किया है। एस स्टैंड फॉर सिक्योरिटी ऑफ फॉर सिटीजंस, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी यस, आर स्टैंड फॉर रिस्पेक्ट एंड सॉवरेनिटी, एंड ई फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और जो प्रेसिडेंसी है वो बेसिकली 1 ईयर के लिए होती है, तो 2023 में ये किसी और देश को दे दी जाएगी। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कि एससीओ के साथ एक और रिलेटेड इंस्टीट्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं, वो है रैट्स। तो ये एक एंटी टेररिस्ट यूनिट है, और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन ताशकेंत, उज्बेकिस्तान। ठीक है, चलिए लेट अस प्रोसीड। अब हम देख रहे हैं COP 19 ऑफ साइट्स। ठीक है, दिस इज नॉट सिटीज, दिस इज साइट्स। और COP स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। बेसिकली क्या है ना कि जो एनवायरमेंटल बॉडीज हैं, एनवायरमेंटल बॉडीज ले लो आप या इंस्टीट्यूशंस ले लो, इनकी जो मीटिंग होती है हम इसे COP या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल UNFCCC की जो मीटिंग होती है वो भी COP कहलाती है।
या फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिग्रेडेशन ऑफ लैंड के लिए जो होता है वो भी सीओपी होता है। तो साइट्स का ये जो 19 सीओपी है, ये अभी रिसेंटली पनामा में हेल्ड किया गया। ठीक है, तो अगेन लेट अस नो समथिंग अबाउट साइट्स। साइट्स के बारे में थोड़ा हम यहाँ देखते हैं, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ताकि हमें मिलना चाहिए ना साइट्स क्या है। तो यहाँ देखो आप, सबसे पहले तो साइट्स जो है ना, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में डील करने में हेल्प करता है। सो बेसिकली दिस इज अ कंजर्वेशन बॉडी। थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल जेनेसिस पे जाते हैं। तो बेसिकली जिस दिन वर्ल्ड ओवर मेनी नेशन साइंड दिस पैक्ट ऑफ साइट्स, तो वो डेट था 3 मार्च 1973। नाउ व्हाई आई हैव रिटन 3 मार्च, क्योंकि 3 मार्च को ही हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मानते हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे तो वहां पे इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पूछा जाता है। तो वो कौन सा डे पूछेंगे, हर एक दिन कुछ ना कुछ होता ही है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो चीजें न्यूज में आ रही है वहीं से इनका रेलेवेंस रहता है। ठीक है, और ये ऑफिशियली फोर्स में आया था 1975। गेटिंग द पॉइंट। अगेन हेडक्वार्टर, तो इसका इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है जेनीवा में, विच इज इन स्विट्जरलैंड, ये वहां से फंक्शन करता है। गेटिंग द पॉइंट। चलिए, फिर यहाँ पे बेसिकली इसके 3 अपेंडिक्सेस होते हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। और ये जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आपने अपेंडिक्स 1 में डाला है तो इसको मैक्सिमम कंजर्वेशन चाहिए, 2 में डाला है तो इससे थोड़ा कम कंजर्वेशन, और 3 में लीस्ट कंजर्वेशन। गेटिंग द पॉइंट। चलिए, अब हम ये COP19 के कुछ फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहले इसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस। वेरी गुड। नाउ व्हाट इंडिया हैज डन, COP19 पर से इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट लेकिन इसमें इंडिया क्या का कॉन्ट्रीब्यूशन हम वो देखेंगे। इंडिया ने एक प्रपोजल दिया है, उन्होंने बोला है कि रेड क्राउन रूफ टर्टल को हम साइट्स में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इट हैज वोटेड टू लिमिट और रेगुलेट द ट्रेड इन 100 स्पीशीज। यहां देखिए वर्ड आ गया ट्रेड के बारे में, यानी कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव क्या है साइट्स का, तो ये बेसिकली ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये उसको रेगुलेट करता है। वन मोर क्वेश्चन, इज इट ओनली फॉर एनिमल, क्या ये सिर्फ एनिमल किंगडम के लिए है, क्या इसमें प्लांट किंगडम नहीं है? द क्वेश्चन इज नो, इसमें ये दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, रिमेंबर दिस। एक और, साइट्स ऑल्सो गोज बाय द नेम ऑफ वॉशिंगटन कन्वेंशन। तो यहाँ पे ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलिवेंट है। सो बेसिकली हमने जितनी भी चीजें जानी है उसमें डेट है, हेडक्वार्टर्स है, अपेंडिक्सेस है, और ऑल्टरनेट नेम। गेटिंग द पॉइंट। लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। अब आप देखो यहाँ पे एक एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जो है ये फोर्स में आया है। तो क्या है, तमिलनाडु की जो CM है मिस्टर M.K. स्टालिन, ही हैज रिलीज द फ्रेमवर्क ड्यूरिंग द स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे इन्होंने एक एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क दिया है। सो तमिलनाडु जो है, दिस हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ब्रिंग आउट द ऑडिट फ्रेमवर्क। देखिए, यहाँ पे हम एलिफेंट डेथ को देख रहे हैं। एलिफेंट सेंसस तो होता ही है, जिस तरीके से टाइगर सेंसस होता है वैसे एलिफेंट सेंसस भी होता है, लेकिन डेथ को ऑडिट करने के लिए, ऑडिटिंग का मीनिंग ये है ना कि हम यहाँ पे रीजंस भी देखेंगे। कुछ रीजंस जैसे आपको पता होगा, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो है इलेक्ट्रोक्यूशन। बिजली के तार ऊपर से जाते हैं, हाथी बहुत बड़े होते हैं, दे आर ह्यूज मैमल्स, सो ये इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं। फिर बहुत बार रेल एक्सीडेंट्स में इनकी डेथ होती है। तो ये जो ऑडिटिंग फ्रेमवर्क है ना, ये नंबर ऑफ एलिफेंट्स हु हैव डाइड ये भी बताएगा, और उसके पीछे के क्या रीजन है ये उसको भी बताएगा। गेटिंग द पॉइंट। सो इट प्रोमिसेस थोरो इन्वेस्टिगेशन एंड साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवरी जंबो डेथ। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स? क्या आंसर होगा इसका? आंसर इज कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटका जो है उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज लॉस एंड डैमेज फंड। तो लॉस एंड डैमेज फंड क्यों न्यूज में था? आपको पता है अभी COP27 हो रहा है। ठीक है, अब COP27 में सब की पॉइंट जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि जब भी कोई भी अगर अपना क्लाइमेट इंपैक्ट हो रहा है, देन दिस इज मोस्ट डेट्रीमेंटल टू द पुअरर नेशन। जो गरीब देश होते हैं उनका इसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो जो एम हमने बनाया है वो एम हमने ऐसे ही बना दिया है, टू हेल्प द पुअर कंट्रीज बीइंग बैटर्ड बाय क्लाइमेट डिजास्टर्स। ठीक है, तो जो पुअर नेशंस हैं हम उनको देखेंगे कि डिजास्टर का उनपे क्या इंपैक्ट है। गेटिंग द पॉइंट। अब अगला पॉइंट देखो, अब अ ट्रांजिशनल कमेटी।
वुड मेक रिकमेंडेशन फॉर कंट्रीज टू अडॉप्ट इट। जब हमारा COP28 होगा तब हम वहां पे लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में, अडॉप्शन के बारे में बात करेंगे। अब आप देखो, EU एंड UK, यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड किंगडम आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद द शर्म अल शेख पैकेज। ये बेसिकली एरिया है, ये वो सिटी है इजिप्ट में जहां पे ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है। देखो, दिस इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर मेंस। ये मेंस में इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बेसिकली क्लाइमेट फाइनेंसेस के बारे में बात होती है। क्लाइमेट फाइनेंसेस के बारे में बात होती है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं, दे हैव टू गिव समथिंग, कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर द डेवलपिंग नेशंस, क्योंकि जो मैक्सिमम पॉल्यूशन है दैट इज क्रिएटेड बाय द डेवलप्ड वन। और हम कह रहे हैं कि डेवलपिंग को फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी को अभोर करना, यूज नहीं करना है, तो फिर ये कैसे डेवलप होती है? और भी बहुत सारे इश्यूज हैं विच वी विल सी सब्सिक्वेंटली। नाउ समथिंग ऑन अवार्ड्स एंड ऑनर्स। सबसे पहले लांस नायक मंजू, ठीक है। नाउ व्हाई इज दिस इन न्यूज? बेसिकली, फर्स्ट ऑफ ऑल, शी इज द फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर in the Indian Army to have jumped from 10,000 feet. A remarkable feat for women. Just remember this. तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वो कौन सा हेलीकॉप्टर था जिसे इन्होंने जंप किया। सो दैट इज बेसिकली एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बाय द नेम ऑफ ध्रुव। ध्रुव जो है ये LACs हैं जो इंडियन आर्मी में इंडक्टेड, ठीक है। इनमें 2022 कैप्टन अभिलाषा बैरक वॉज द फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट एविएटर, यानी कि ये वो फर्स्ट लेडी हैं जिन्होंने सबसे पहले जंप किया था, ठीक है। हाइट यहाँ पे हमें नहीं जानना है। और लास्ट, माया सुदान बिकेम द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स। जस्ट रिमेंबर हर नेम। इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट वॉज माया सुदान। ओके, नेक्स्ट न्यूज, एक्सेलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग अगेन, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इंस्पिरेशन ऑफ दिस न्यूज, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज क्रॉस्ड 800 करोड़, यानी कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन को क्रॉस कर गई है। तो फैमिली प्लानिंग बिकम्स ऑल द मोर लॉजिकल। चलिए देखिए, व्हाई न्यूज? बिकॉज इंडिया हैज वन द एक्सेल अवार्ड्स at the conference, international conference on family planning, which took place in the Pattaya city of Thailand. ठीक है, इंडिया इज परफॉर्मिंग रियली वेल। अब आप देखो, ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि इंडिया को अवार्ड मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव रिसीव्ड द अवार्ड। गेटिंग द पॉइंट? नाउ सी, according to the NFHS stands for National Family and Health Survey. ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे सर्वे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे टॉक्स अबाउट द टोटल फर्टिलिटी रेट, द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट, और ये सब चीजों के बारे में ये बात करते हैं। तो इन्होंने ये बताया है कि जो ओवरऑल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट, विच मीन्स दैट द population of people who are using contraceptive, it has increased from 54% to 67% in comparison to NFHS4। NFHS4 ने क्या बोला था कि 54% है CPR, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट, जो कि अब 67% हो गया। सो अल्टीमेटली अगर CPR इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन विल गो डाउन। ओके, नाउ व्हाट इज दिस मिशन परिवार विकास? मिशन परिवार विकास ये है क्योंकि हमें क्या करना है ना, we need to increase the access to contraceptives. Why? So that the total fertility rate comes to 2.1, and this 2.1 is also known as replacement level fertility rate. इसका मतलब ये है कि अगर each and every couple they have 2.1 children, then no population increment will take place, यानी कि birth rate will be equivalent to the mortality rate. That's it. ठीक है। अब क्या है, मिशन परिवार विकास जो है ना, ये 146 हाई फोकस डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, जिसकी आबादी कुल देश की आबादी के 44% है, और वहां पे टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो ग्रेटर देन 3। सो यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर दैट बिहार ऑल्सो हैज अ टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ ग्रेटर देन 3 अलॉन्ग विथ यूपी। ठीक है, चलिए लेट अस प्रोसीड। 47th ICQCC अवार्ड ऑफ 2022। अब देखिए ये बेसिकली क्या है, एनटीपीसी आपको पता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्यूसी टीम फ्रॉम उनचर अभ्युदय हैज वॉन द गोल्ड अवार्ड फॉर 47 ICQCC। अब ये होता क्या है, अब आप देखो यहाँ ICQCC स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल।
इसकी थीम अगेन मैंने आपको बताया है कि कोई भी इंटरनेशनल अवार्ड हो, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हो, कोई गवर्नमेंट स्कीम हो, the most important thing which you need to remember is the theme and the date, either of its establishment or when it came into force. तो ये क्या है, ये बिल्ड बैक बेटर। अब आप याद करो, बिल्ड बैक बेटर ये कब बात हुआ था? आफ्टर कोविड 19 द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने बिल्ड बैक बेटर का कॉन्सेप्ट लाया था। ठीक है, कुछ ऐसे याद रखना। ये कब हुआ था? ये हुआ था नवंबर में इन जकार्ता। ओके, सो बेसिकली इसके पीछे का कुछ बैकग्राउंड लिंकेजेस क्या है? क्योंकि इन मार्च 2022 एनटीपीसी हैड बीन डिक्लेयर्ड द ड्रीम एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर एट द 30th सेशन ऑफ वर्ल्ड एचआरडी कॉन्फ्रेंस। उसके साथ साथ एनटीपीसी वाज सिलेक्टेड एज द 2022 बेस्ट अवार्ड विनर बाय द एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए। सो एनटीपीसी इज अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जिसके साथ बहुत सारे एक्कोलेट्स जुड़े। फिल्म फेस्टिवल न्यूज में था, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। अब देखो ये न्यूज में क्यों, ये न्यूज में इसलिए है, प्रोमिनेंट साउथ एक्टर चिरंजीवी was named the Indian Film Personality of the Year in the opening ceremony. Okay, अब कुछ background information relating to Mr. Chiranjeevi is that he was honored with Padma Bhushan in 2006 and his debut film is Punardhirali. अब यहाँ पे पद्म भूषण है तो आपको एक चीज और भी याद रखना पड़ेगा कि जो पद्मा अवार्ड्स हैं, पद्मा अवार्ड्स में वी हैव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आफ्टर द भारत रत्न, यानी सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो दिया जाता है वो तो भारत रत्न। उसके नीचे जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है दैट इज पद्म विभूषण, उसके नीचे वी हैव पद्म भूषण एंड लास्ट वी हैव पद्मश्री। तो पद्म अवार्ड्स जो हैं दे वर इंडक्टेड और स्टार्टेड इन द ईयर 1954। ठीक है, चलिए लेट अस प्रोसीड। सम इंपॉर्टेंट डेज, पहले भी हमने एक इंपॉर्टेंट डेज आज देखा है, कौन सा डेट था वो? March 3 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, क्योंकि उस दिन साइट्स की ट्रीटी को साइन किया गया था। ठीक है, चलिए तो पहला है दैट इज नेशनल न्यूबॉर्न वीक। दिस इज सेलिब्रेटेड बिटवीन 15th of November टू 21st of November। ओके, कुछ थीम्स अगेन मैंने बताया आपको, थीम्स पे ध्यान देना है। इसका जो थीम है दैट इज सेफ्टी, क्वालिटी, केयर। वाई? बिकॉज दिस इज द राइट ऑफ एवरी न्यूबॉर्न। हर एक न्यूबॉर्न का सेफ्टी, क्वालिटी और नर्चरिंग जो है वो उसका बर्थ राइट। तो यहां पे हम देखते हैं कि जो नियोनेटल पीरियड है, व्हाट इज नियोनेटल पीरियड? नियोनेटल पीरियड इज फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ टू द 28th डे, उसे हम कहते हैं नियोनेटल पीरियड। वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चाइल्ड के सर्वाइवल, क्योंकि चाइल्ड जो है इस पीरियड में बहुत ही वल्नरेबल होता है। सो इफ यू आर एबल टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, देन देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि दिस चाइल्ड विल सर्वाइव। ठीक है, अब आप देखो इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान 2014 में जो हमने साइन किया था उसके कुछ टारगेट्स थे। सबसे पहला टारगेट ये था कि वी नीड टू अचीव सिंगल डिजिट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट बाय 2030 एंड सिंगल डिजिट बर्थ रेट बाय 2030। यहां मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझाता हूं, पहले ये समझ लो आप। स्टिल बर्थ रेट का मतलब ये होता है कि जो चाइल्ड बॉर्न हुआ है दैट चाइल्ड इज ऑलरेडी डेड। ओके, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ 1000 लाइव बर्थ्स, हाउ मेनी आर नॉट एबल टू सर्वाइव 28 days आफ्टर देयर बर्थ। यानी कि अगर 1000 बच्चे जो हैं वो जन्म लिए हैं और वो सरवाइव कर रहे हैं, इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो जन्म के 28 दिन के अंदर जिनकी डेथ हो जाती है। तो ये टारगेट दिया गया था सिंगल डिजिट, यानी कि 8, 9, 5 वगैरह। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे निकालती है जिसका डेटा सबसे रेलेवेंट किस चीज के लिए? फॉर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड फॉर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि आउट ऑफ 1000 लाइव बर्थ्स हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव डाइड। सिंपल बात समझ में आ गई। अब इसके लिए डेटा ये है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे ने ये डेटा दिया है कि 2015 में दिस वाज 37 which has now decreased to 30। और माइंड यू ये सबसे लेटेस्ट डेटा है, आज हम बात कर रहे हैं नवंबर 2022 में,
एंड दिस इज द लेटेस्ट डेटा। तो अगर क्वेश्चन आएगा आप इसी को कोट करोगे या इसी के आंसर को मारोगे। नाउ व्हाट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यहां ध्यान देना। आउट ऑफ out of 1 lakh women who have given birth, out of 1 lakh women, how many have died? Getting the point? How many have died? अब इसमें क्या डेटा दिया गया, इसमें ये डेटा दिया गया है कि इन 2015 टू 17 के रेंज में द MMR वाज 8.1 और 2016 से 18 के रेंज में दिस हैज डिक्रीज टू 7.3, which means that India is making good progress. ठीक है। अगला वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इन 2022। अब इंडिया में भी हमने चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया 14th ऑफ नवंबर को। चलो वेरी गुड, इससे आप याद भी रख सकते हो। ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? टू प्रमोट इंटरनेशनल टुगेदरनेस एंड अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन। की पॉइंट्स अगेन, इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट आउट, कोई छूटना नहीं चाहिए। और 2022 में यूनिसेफ ने बोला है वर्ल्ड लीडर्स को कि फुलफिल योर प्रॉमिस ऑन द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड। आपको पता है यूनिसेफ जो है वो यूनाइटेड नेशन की वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली चिल्ड्रन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। लेट अस प्रोसीड। सम न्यूज ऑन स्पोर्ट्स। एवरीवन ऑफ अस इज नोइंग कि फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है। कहां हो रहा है? कतर में, सबको पता होगा। चलिए सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स, 12th एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स जो है दिस इज कंक्लूडेड इन शिलोंग मेघालय। शिलोंग मेघालय में अभी नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं। रिमेंबर, अब इसमें कौन टॉप 3 परफॉर्मर है? सबसे पहला मणिपुर, देन वी हैव असम, देन वी हैव अरुणाचल। और इसके सब्सिक्वेंट में इनकी मेडल टैली दी हुई है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ यू नीड टू रिमेंबर हु हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन, दैट इज मणिपुर। इस साल मेघालय ने होस्ट किया है और नेक्स्ट ईयर जो है दिस विल बी होस्टेड बाय नागालैंड। ओके, चलिए फीफा वर्ल्ड कप आ ही गया। कहां ये स्टार्ट हुआ है? एट अल बैत स्टेडियम इन अल खोर इन कतार। तो होस्ट नेशन सबको पता है कतार है। हाँ, ऑफिशियल सॉन्ग याद कर लेना, ऑफिशियल सॉन्ग जो है वो है ड्रीमर्स। मैस्कॉट भी याद कर लेना, दैट इज लाएब। ठीक है, ये इनका मैस्कॉट। और नेम ऑफ द फुटबॉल टू बी यूज्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, उसका नाम रखा गया है अल रिहला, which in English means journey in Arabic. And who is the president of FIFA? President of FIFA goes by the name of Mr. Gianni Infantino. ठीक है, very factual information, just try to remember. Try to remember the song The Mascot, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये एंड होगा तब हम देखेंगे किसने जीता है, कौन रनर अप है, एंड ऑल दोस थिंग्स। सम न्यूज ऑन स्टेट्स एंड यूटीज। ये देखो आप, एक अमर सरकार पोर्टल सबसे पहले किस स्टेट में ये आया है? द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, ये है क्या? दिस इज टू इंश्योर ऑल द सेंट्रल एंड द स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम रीच एवरी डोर स्टेप। जो गवर्नमेंट के बेनिफिशियरी हैं अलग अलग स्कीम्स के, उनके डोर स्टेप्स तक ये सर्विसेज पहुंचाई जाए। ये कब किया गया है? इन सितंबर 2022 त्रिपुरा हैज लॉन्च्ड द हर घर सुशासन। सुशासन इन इंग्लिश मीन्स गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। अब ये सितंबर में क्यों लॉन्च किया गया है? सिंपल, ऑन द बर्थडे ऑफ मिस्टर पीएम मोदी। नाउ सम रैंडम पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, ध्यान देना आप। सबसे पहले, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी चूजन एज द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन एथलेटिक्स कमीशन? कौन सा फर्स्ट इंडियन है जिसने जो यहाँ पे चूज हुआ है? उनका नाम है अचंता शरत कमाल। ठीक है, who has recently launched the fourth phase of डिजिटल शक्ति अभियान? रेखा शर्मा। आपको याद भी करना है कि रेखा शर्मा का नाम आपने कहां सुना है, मैं लास्ट में बताऊंगा। ओके, फिर देखो आप, अर्जुना अवॉर्डी आवास मुझसे सैर हैज पास्ड अवे रिसेंटली। तो बहुत बार क्या होता है, जो रिसेंट डिमाइसेस होते हैं वो किस फील्ड को बिलोंग करते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखें। तो ये स्पोर्ट्स फील्ड को बिलोंग करते थे और बेसिकली ही वाज अ बास्केटबॉल प्लेयर। ओके, अगेन न्यू चीफ ऑफ ओएनजीसी मिस्टर अरुण कुमार सिंह। उसके बाद, विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन ओपनिंग 60,000 न्यू कंपनीज
महाराष्ट्र आप ऐसे भी याद रख सकते हो, महाराष्ट्र इज द इकोनॉमिक कैपिटल, कंपनीज यहीं खुलेंगी, ठीक है। उसके बाद where has the 8th Norway India joint working maritime meeting has been held? Again in Mumbai, Maharashtra. Again from where Skyroot Aerospace, आपने सुना होगा, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक मीम चल रहा था, लाइक यूएसए, ठीक है, ही हैज द एलॉन मस्क, क्या नाम है एलॉन मस्क की कंपनी का, स्पेस एक्स, सो इंडिया हैज स्काईरूट, कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो इन्होंने अपना पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है, और कहां से लॉन्च किया हम सबको पता है कि इंडिया का जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो कहाँ है, श्रीहरिकोटा, ठीक है। चलिए, उसके बाद रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द 5th बायलैटरल साइबर पॉलिसी डायलॉग? इंडिया हैज लॉन्च इट विद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद विच कंपनी हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन company to set up European Work Council. That company is by the name of Wipro. आखिरी है, who has been named as the next Indian ambassador to Comoros? He goes by the name of Mr. Bandori Wilsoro Babu. ठीक है, so this was something which we needed to discuss for the day. कल हम मिलेंगे for with the current affairs of that particular day. Okay, thank you very much.